सीएम धामी सहायक लेखाकारों को देंगे नियुक्ति पत्र। जन जागरूकता रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित। चीफ जस्टिस ऋतु बाहरी आज लेंगी शपथ। राज्यपाल दिलाएंगे शपथ। सीएम धामी भी शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड विधानसभा सत्र कल से। स्पीकर ने कार्य मंत्रणा के लिए आज बुलाई बैठक। वरिष्ठ नेताओं को दिया गया न्योता। चूक की कोई गुंजाइश नहीं। आरएसएस ने लिया लोकसभा चुनाव की तैयारियों का फीडबैक। भाजपा की जीत के लिए बनाई योजना। असामाजिक तत्वों से मिलकर निपटेगी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पुलिस। ऐसे लोगों पर होगी पैनी नजर। बॉर्डर मीटिंग में बनी सहमति। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज सख्त। चारधाम समेत हिमालय की चोटियों पर बर्फबारी, वर्षा और ओलावृष्टि भी अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर। उधम सिंह नगर जनपद के थाना ट्रांजिट कैंप अंतर्गत अलग अलग लोगों ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने चोरी का खुलासा करने के लिए जुट गई। इसी क्रम में थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर चोरी की 4 बाइक गंगापुर रोड शमशान घाट के सामने गन्ने के खेत से बरामद की। मामले का खुलासा क्षेत्राधिकारी ने अपने कार्यालय में किया। पकड़े गए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया इस मामले में और 4 बाइकें रिकवर हुई हैं। 2 बाइकें जो इसमें हैं वो हमारे मुकदमे में वो थी, अनावरण जिनका शेष था, और बाकी 2 जो बाइकें इनकी निशानदेही पर जो हमने पता लगाई बरामद की हैं, उनका हम चेसिस नंबर से तस्दीक करा रहे हैं। कितने लोगों की अरेस्टिंग की गई है इसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। एक का नाम है दीपक शर्मा जो मूलतः बरेली से हैं, और एक विजय शर्मा जो मूलतः पीलीभीत जनपद से हैं। दोनों हाल में ही ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में ही किराए पर रह रहे थे। मैम, इनके द्वारा जो बाइकें बेची जाती थी, किन लोगों को बेची जाती थी, उनके खिलाफ भी किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है आपके द्वारा? अभी ये सब विवेचना का हिस्सा है, तो अभी हम इन सब बातों को पता लगा रहे हैं और जैसे जैसे तथ्य सामने आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। देहरादून में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने सरकार पर निलंबित उद्यान निदेशक एचएस बवेजा को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में उद्यान घोटाले को अंजाम देने के बाद बवेजा अब हिमाचल के लिए रवाना होने के लिए पत्र लिख चुके हैं। सरकार उन्हें रोकने में नाकाम रही है। बवेजा को बचाने के लिए सरकार ने पहले भी सीबीआई जांच रुकवाने का प्रयास किया था। अब उन्हें बिना कार्यवाही कार्यमुक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि बवेजा हिमाचल प्रदेश चले गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्हें हिमाचल जाने से रोके, जिससे मामले की सही तरीके से जांच हो सके। रब करने वाला ये फैक्ट है और जंगल राज ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में चल रहा है। उद्यान विभाग में एक बड़े घोटाले को अंजाम देने वाला, उस घोटाले का मुख्य आरोपी जो उत्तराखंड को करोड़ों की चपत लगा गया हो, ऐसे में उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद सीबीआई जांच जिसके ऊपर चल रही हो, वो कैसे इतनी बड़ी हठधर्मिता दिखा सकता है कि केवल एक सूचना वो मुख्य सचिव को कर गए हैं कि मैं जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश। वो किसी विश्वविद्यालय में थे, इससे पहले भी 3 साल के डेप्यूटेशन पे वो उत्तराखंड आए थे। बट मौजूद सवाल ये है कि कार्मिक विभाग से लेकर दूसरे विभागों तक उनकी फाइलों का संज्ञान न लिया जाना, उनके ऊपर अभी उनका सस्पेंशन चल रहा था। ऐसे में सीबीआई जांच को बीच में छोड़कर वो कैसे हिमाचल जा सकते हैं? क्या सीबीआई वाले अब हिमाचल उनकी धरपकड़ करने जाएंगे? तो कहीं ना कहीं उद्यान विभाग में ये सब कुछ जो चल रहा है वो बिना मंत्री के इशारों के हो ही नहीं सकता। और क्यों गणेश जोशी ने सख्ती नहीं दिखाई बवेजा के ऊपर, और अब तो ऐसा लगता है कि बवेजा के हाथ में कोई ना कोई मंत्री की कमजोर नस जरूर थी। तो वहीं कानपुर से खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर सामने आ रही है। खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी खबर, जहां प्रशासन 11 और मीडिया 11 के बीच मैच। के न्यूज के डायरेक्टर अनुराग अग्रवाल रहे मौजूद। जेएमडी न्यूज चैनल के डायरेक्टर संजीव दीक्षित भी रहे मौजूद।
वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश दुबे भी रहे मौजूद। कानपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर प्रशासन 11 और मीडिया 11 के बीच खेला गया मैच, जिसमें के न्यूज के डायरेक्टर अनुराग अग्रवाल भी रहे मौजूद। तो वही आपको बता दें कि जेएमडी न्यूज चैनल के डायरेक्टर संजीव दीक्षित भी रहे मौजूद। इस मैच में वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश दुबे भी मौजूद नजर आए। तो ये अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर प्रशासन 11 और मीडिया 11 के बीच आज एक मैच खेला जा रहा है, जिस दौरान के न्यूज के डायरेक्टर अनुराग अग्रवाल भी रहे मौजूद। वही जेएमडी न्यूज चैनल के डायरेक्टर संजीव दीक्षित भी इस मैच में मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश दुबे भी रहे मौजूद। तो ये अहम जानकारी कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर कानपुर के कमला क्लब में खेला जा रहा है मैच। प्रशासन 11 और मीडिया 11 के बीच ये मैच खेला जा रहा है, जिस दौरान के न्यूज के डायरेक्टर भी मौजूद नजर आ रहे हैं। बहुत प्यारा खेल और सुबह गिरा भी हल्का पानी गिरा। और तगड़ी अपील उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के विवादित बयानों के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। दरअसल पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मूल निवास और भू कानून की मांग करने वालों को माओवादी कहा था, जिसके बाद उनके इस बयान की जमकर निंदा की गई। तो वहीं अब ताजा विवाद भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के बीच विवादित बयान के बाद शुरू हो गया है, जहां कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए विवादित बयान दिया है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। वहीं कांग्रेसियों ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी के बयान की जमकर निंदा करते हुए प्रदेश भर में दुष्यंत कुमार गौतम का पुतला दहन किया, साथ ही प्रदेश प्रभारी से माफी मांगने की मांग की। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा नेताओं के बयानों की जमकर निंदा करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी का बचाव करते हुए कांग्रेस के नेताओं पर दुष्यंत कुमार गौतम के बयान को एक उदाहरण मात्र बताते हुए विपक्षी दलों के नेताओं को गलत तरीके से बयान न लेने की सलाह दी है। देवभूमि उत्तराखंड में भाजपा के नेताओं के विवादित बयान पर सियासी विवाद छिड़ गया है। दरअसल भाजपा के प्रदेश मंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने विपक्षी दलों के गठबंधन के खिलाफ विवादित बयान दिया है, जिसका कांग्रेसियों ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने प्रदेश भर में दुष्यंत कुमार गौतम का पुतला दहन करते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए विवादित बयान दिया है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। वहीं कांग्रेसियों ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी के बयान की जमकर निंदा करते हुए कहा कि प्रदेश भर में दुष्यंत कुमार का पुतला दहन किया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा नेताओं के बयानों की जमकर निंदा करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार का बचाव करते हुए कांग्रेस के नेताओं पर दुष्यंत गौतम के बयान को एक उदाहरण मात्र बताते हुए विपक्षी दलों के नेताओं को गलत तरीके से बयान न लेने की सलाह दी है। उदाहरण थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन भाव अगर समझेंगे तो उसने उनको समझाया कि ये गठबंधन जो है, जैसे मोहल्ले के अंदर सारे के सारे जो डॉग्स होते हैं आपस में भौंकते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन जब उनको पकड़ने वाली गाड़ी आती है तो सब मिलकर उस गाड़ी वाले पे भेजने का काम। ये इंडी गठबंधन है। निश्चित ही मुझे कभी कभी लगता है कि हिटलर का रक्त बीज पूरे भारत में फैल गया है कुछ वर्षों में। उनके अध्यक्ष कहते हैं
कि जो भू कानून की बात कर रहे हैं, मूल निवास की बात कर रहे हैं, वो माओवादी हैं। उनके गौतम साहब कहते हैं कि साहब इंडिया गठबंधन के नेता लोग जो हैं वो कुत्ते हैं, और कुत्ता बड़ा वफादार होता है और पवित्र भी होता है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन बीजेपी इसको नहीं समझ सकती, क्योंकि वफादार व्यक्ति ही वफादारी की कीमत समझता है। और जिन लोगों ने भारत माता के संग गद्दारी की हो, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संग गद्दारी की हो, इनकी गवाहियों में कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जेलें हुई, जिसके उदाहरण हिस्ट्री में तमाम भरे पड़े हैं। जिनके नेता नाथूराम गोडसे की, जो महात्मा गांधी का हत्यारा था, उसकी जय कहते हो, ऐसी पार्टी के लोगों से और उम्मीद भी हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे बीजेपी क्योंकि राम राम कहती है, उनको इतना पता होना चाहिए कि जब पांडव युद्ध के बाद स्वर्ग को जा रहे थे तो 4 पांडव नहीं जा पाए, केवल युधिष्ठिर स्वर्ग की सीढ़ियां पूरी कर पाए थे, और उनके संग उस समय कुत्ता ही था। कुत्ता पवित्र होता है इसलिए वहां पहुंचा, और कुत्ता वफादार होता है इसलिए वहां पहुंचा। लेकिन जो खुद गद्दार हैं उनसे वफादारी की बात नहीं की जा सकती। बात तो भाई साहब का जो बयान था कल का, वो एक उदाहरण के रूप में था, और कांग्रेस के या एनडीए के लोगों ने के लिए एक उदाहरण पेश उन्होंने किया था कि आपस में तो लड़ते रहते हैं, और जब कोई इनको पकड़ने आता है तो फिर उसके खिलाफ हो जाते हैं। एक पक्ष था जिस पक्ष को दूसरे रूप में लेने की आवश्यकता नहीं, बस चोर की दाढ़ी में तिनका। वो कहते भाई हम ऐसा नहीं करते हैं, ना हम आपस में लड़ते हैं, सीधी बात बोलनी चाहिए। हम उस श्रेणी के लोग नहीं जिसका चर्चा दुष्यंत जी ने की है। आप खुद ही मान रहे हैं तो मैं उसमें क्या उत्तर दूं? आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर आंदोलन करने वालों को माओवादी कहा था, जिसके बाद उनके इस बयान की जमकर निंदा हुई। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मूल निवासी और भू कानून के लिए लड़ रहे हैं। लाखों मूल निवासियों का अपमान किया है उन्होंने। राज्य आंदोलन के दौरान भी इनकी पार्टी के नेताओं ने यहाँ की जनता को अलगाववादी कहा था। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने एक बयान दिया है कि उत्तराखंड की जनता माओवादी है। हम उन्हें कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, अगर वो माओवादी हैं तो आप साबित कीजिए। कौन ऐसा आदमी है उत्तराखंड का जिसने इस आंदोलन में हथियार उठाया हो, विद्रोह किया हो हथियार उठाकर? ऐसा तो हमें कहीं नज़र नहीं आया। लेकिन आप यहाँ की जनता का अपमान कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इस आंदोलन में लाखों हजारों लोग शामिल हैं, वो माओवादी कैसे हो सकते हैं? और हमने उनको बहस की खुली चुनौती दी है। आप 4 फरवरी को ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में आइए और साबित कीजिए कि यहाँ के लोग मूल निवासी जो हैं वो माओवादी हैं, और मूल निवास और भू कानून पे अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। हमने वहाँ पे मंच लगा रहे हैं वहाँ पे मंच, और वहाँ पे आप आइए, अपनी बात को रखिए। कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के विवादित बयानों के बाद राज्य में सियासत पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट के बाद अब ताजा विवाद भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के विवादित बयान के बाद शुरू हो गया है। सवाल ये है कि आखिर क्यों भाजपा के नेता एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं? क्या भाजपा के नेताओं में सत्ता का अहंकार आ गया है? सवाल ये भी है कि आखिर कब राज्य में विवादित बयानों पर गरमाई सियासत कब थमेगी? के न्यूज के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। जहां मैदानी क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी से उत्तराखंड की पूरी पहाड़ियां सफेद चांदी की चादर ओढ़े प्राकृतिक सुंदरता को 4 चांद लगा रही हैं। कुदरत के इस तोहफे का सैलानी पहाड़ों की रानी मंसूरी और धनौल्टी में पहुंचकर बर्फबारी का आनंद ले रहे। बड़ी संख्या में सैलानियों के उत्तराखंड पहुंचने पर व्यापारी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए पहाड़ों की रानी मसूरी से हमारे संवाददाता बसंत कश्यप की एक खास रिपोर्ट। कुदरत जब धरती पर मेहरबान होती है तो नज़ारा इस तरह का देखने को मिलता है। हम लोग मौजूद हैं पहाड़ों की रानी मसूरी और धनौल्टी में, जहां पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, और इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी दूर दूर से सैलानी उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं और यहां पर आकर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। कहां से आए हैं आप लोग सर? हरिद्वार और दिल्ली। तो पहली बार आए आप यहाँ पर? नहीं, पहले भी आ चुके हैं।
तो कैसा लगा यहाँ पर आकर के? बहुत मजा आ रहा है बर्फ में। हमारा डॉग भी एंजॉय कर सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट है और हमारा डॉग भी एंजॉय कर रहा है। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ। हाउ डू यू फील? बहुत मजा आ रहा है, मैंने पहली बार स्नो देखी है। आपने? मैंने काफी बार देखी है बट मुझे काफी मजा आ रहा है। तो और कितना रुकेंगे यहाँ पर अभी? अभी तो है। देखिए, सैलानी बड़े दूर दूर से उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं क्योंकि सीजन की पहली बर्फबारी है और इस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए सैलानी उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं और बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों की रानी मसूरी से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर आईएसआई एजेंट सत्येंद्र सेवाल गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने सत्येंद्र सेवाल को किया गिरफ्तार। रूस में भारतीय दूतावास में था तैनात। भारतीय दूतावास में आईबीएसए के पद पर है तैनात। रूस में भारतीय दूतावास में था तैनात। भारतीय दूतावास में आईबीएसए के पद पर था तैनात। आईएसआई को गोपनीय सूचना देने का है आरोप। आईएसआई एजेंट सत्येंद्र सेवाल मेरठ से किया गया गिरफ्तार। खबर मेरठ से आपको बता रहे हैं, जहां पर आईएसआई एजेंट सत्येंद्र सेवाल की हुई है गिरफ्तारी। यूपी एटीएस ने सत्येंद्र सेवाल को किया गिरफ्तार। रूस में भारतीय दूतावास में तैनात था सत्येंद्र। भारतीय दूतावास में आईबीएसए के पद पर था तैनात। रूस में भारतीय दूतावास में तैनात था पकड़ा गया आरोपी सत्येंद्र। भारतीय दूतावास में आईबीएसए के पद पर है तैनात। आईएसआई को गोपनीय सूचना देने का लगा है आरोप। आईएसआई एजेंट सत्येंद्र सेवाल मेरठ से किया गया गिरफ्तार। आईएसआई एजेंट सत्येंद्र सेवाल की गिरफ्तारी हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। राजू, देखा जाए तो जानकारी सामने आ रही है कि ये जो आरोपी पकड़ा गया है वो रूस में भारतीय दूतावास में तैनात था और गोपनीय तरीके से आईएसआई को जो सूचना है वो देता था। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरठ से आईएसआई एजेंट सत्येंद्र सेवाल को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने ये पूरी गिरफ्तारी की है। बताया गया है कि सत्येंद्र सेवाल आईएसआई से जुड़ा था और गोपनीय जो सूचना है वो आईएसआई को दे रहा था। दूतावास में इसकी तैनाती बताई गई है। आईबीएसए के पद पर यह तैनात था और वहां से तमाम जो इनपुट थे वो आईएसआई को दे रहा था। काफी दिनों से इसकी सूचना एटीएस को मिल रही थी, जिसके आधार पर घेराबंदी कर मेरठ से आज इसकी गिरफ्तारी की गई है। अब मेरठ एटीएस टीम सत्येंद्र सेवाल से पूछताछ में जुटी हुई है। आखिर पता लगाया जा रहा है कि कितने लंबे समय से ये आईएसआई से जुड़ा हुआ था और क्या क्या इनपुट अब तक दे चुका है। तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। साफ तौर पर एटीएस के अधिकारियों का कहना है कि आईएसआई एजेंट सत्येंद्र सेवाल को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है और तमाम जो पूछताछ है अब की जा रही है। बिल्कुल। और राजू, देखा जाए तो जानकारी है कि रूस भारतीय दूतावास में तैनात था और उसके बाद गिरफ्तारी मेरठ से हुई है। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए एटीएस की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें यही दर्शाया गया है कि जो आईएसआई एजेंट सत्येंद्र सेवाल गिरफ्तार हुआ है ये भारतीय दूतावास में तैनात बताया गया है रूस में, और वहां पर से जो तमाम इनपुट थे वो आईएसआई को दे रहा था पिछले काफी लंबे समय से। सूचना मिलने के बाद आज मेरठ से इसकी गिरफ्तारी की गई है और अब जो सख्ती से पूछताछ की जा रही है। आगे की जो जानकारी है वो भी जल्द मीडिया के साथ साझा की जाएगी। ये तमाम जो एटीएस के अधिकारी है उनके द्वारा कहा गया है। बिल्कुल। और साथ ही राजू, देखा जाए तो जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है उसके बाद क्या अन्य भी कोई साथी है जो संदिग्ध के घेरे में आ रहा हो? हाँ बिल्कुल, देखिए एटीएस की जो टीम है सत्येंद्र सेवाल से पूछताछ में जुटी हुई है। तमाम इनपुट लेने का प्रयास कर रही है, पूछताछ कर रही है कि आखिर किस तरीके से ये आईएसआई को इनपुट दे रहा था और कैसे खुफिया जो रिपोर्ट है वो वहां तक पहुंचा रहा था, कौन कौन उसके साथ इस पूरे प्रकरण में जुड़ा हुआ था। तो तमाम पहलुओं पर एटीएस पूछताछ कर रही है अभी।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजू आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मेरठ से एक आईएसआई एजेंट की गिरफ्तारी की गई है जो कि रूस में भारतीय दूतावास में आईबीएसए के पद पर तैनात था और उस पर यह आरोप है कि वो गोपनीय तरीके से आईएसआई तक भारत की इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारियां जो कि गुप्त रखी जाती हैं वो पहुंचा रहा था, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय को काफ़ी ज़्यादा खतरा भी हो सकता था। तो गिरफ्तारी की गई है, एटीएस ने गिरफ्तारी की है, लगातार पूछताछ चल रही है। तो वहीं अन्य साथी जो नहीं है जो कि संदिग्ध के घेरे में हो, इनको लेकर के भी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। और जैसे ही एटीएस की पूछताछ में निकलकर कुछ सामने आता है, ऐसा कहा गया है एटीएस के अधिकारियों की ओर से कि जल्द ही वो साझा किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आईएसआई एजेंट को मेरठ से किया गया है गिरफ्तार। आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है और तमाम जानकारियां निकालने की कोशिश कर रही है एटीएस। सिटी मोंटेसरी स्कूल के संस्थापक प्रख्यात शिक्षाविद स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश गांधी की स्मृति प्रार्थना सभा में उमड़े भारतीय जनसैलाब ने आज शिक्षा जगत के महानायक डॉक्टर जगदीश गांधी को न सिर्फ बड़ी शिद्दत के साथ याद किया, अपितु उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा भी ली। सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित इस प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, साहित्यक, पत्रकार, शिक्षाविद, समाज सेवी, न्यायमूर्ति, अधिवक्ता, धर्मगुरु समेत बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल हुए। स्मृति प्रार्थना सभा का शुभारंभ हवन पूजन से हुआ। हिंदू धर्म से पंडित हरिप्रसाद मिश्रा, इस्लाम धर्म से मौलाना खालिद रशीद फिरंगी, सिख धर्म से राजेंद्र सिंह बग्गा, ईसाई धर्म से बिशप जॉन, जैन धर्म से शैलेंद्र जैन, बौद्ध धर्म से भंतेशील राजन एवं भाई धर्म से श्री अमन मोजर शामिल हुए। इस शोक सभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर भी शामिल हुए, जहां श्रद्धेय जगदीश गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। याद किया जा रहा है, कितनी क्षति देखते हैं? और बहुत बड़ी क्षति है। मेरे तो बड़े दिली लगाव उनके साथ रहे हैं। मैं तो जब भी उनसे मिलता था तो मैं उनसे कहता था कि आप लखनऊ के महामना हैं। तो लखनऊ के महामना के जाने के बाद जो रिक्ति हुई है वो भर पाना बड़ा ही मुश्किल है। हमारे परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी बहुत मर्माहत हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की वजह से वो नहीं आ पाए और अपने प्रतिनिधि के तौर पर मुझे यहाँ पर उन्होंने भेजा है। मैं उनकी संवेदना भी लेकर आया हूँ। बहुत दुख का समय भी है, गर्व का भी समय है। दुख इस नाते है कि श्रद्धेय जगदीश गांधी जी जैसे एक महान व्यक्ति, जिन्होंने कोई अपने परिवार के लिए ही नहीं सोचा, केवल अपने राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए नहीं सोचा, उन्होंने सदैव पूरे विश्व के लिए सोचा। जय जगत का जो उनका उद्घोष था
उन्होंने अपने जीवन के एक तरह से अंतिम श्वास तक उसको सार्थक बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो योगदान है अविस्मरणीय है। उनकी क्षति को किसी भी दृष्टि से पूरा नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत तौर से हम सभी शोकाकुल हैं और हमारी आदरणीय बहन गीता जी यहाँ पर हैं और पूरे जो CMS परिवार है उस पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में यही कहना चाहता हूँ कि पूरा प्रदेश उनके साथ है, पूरी सरकार उनके साथ है। खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।